तो यहाँ पर आप देखो तो सारे मार्केट्स गिर रहे हैं, हमारे मार्केट्स उतने नहीं गिर रहे हैं। सरप्लस डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट, उसका आधा उन्होंने टैरिफ ठोक दिया। यानी कि तो अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 2-3 इश्यूज़ हैं देखो बैंक के। पहला तो देखो बैंक सेक्टर में एसोकेम है नाम की जो एसोसिएशन इंडस्ट्री की, उन्होंने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि आप फार्मा में, अगर आप देखो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फार्मा में पिछले कई दिनों से रिकवरी हो रही है। देखो आप सबको पता है किस सेक्टर्स पे मैं बुलिश हूँ और किस पे मेरा व्यू बेयरिश, आप जानते हैं। कम से कम ये तो देखो कि क्या स्टॉक आपको वैल्यू दे रहा है, इतना तो एक इन्वेस्टर को रिसर्च करना बनता है ना। सर आज इंडिया पे टैरिफ लग गए 26% का, चाइना पे सर 34% का, ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने टैरिफ लगाया है उन पे 52% का। तो ये क्या हिसाब है, किस तरीके से ये बोल रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है सर। हाँ, सवेरे जब ये न्यूज़ आई तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था कि क्या चल रहा है, अचानक से ये नंबर्स कहाँ से आ गए। अभी तक तो 25% 20% की बात हो रही थी, तो काफ़ी लोगों ने फिर उसको एनालाइज़ किया। तो फंडा क्या है कि हमारा जैसे इंडिया का 45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, हम सरप्लस, हम ज़्यादा माल यूएसए को बेचते हैं तो हमें सरप्लस है 45 बिलियन। और टोटल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो 87 बिलियन का करते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाई 87 ये करीब 52% बनता है। तो 52% का आधा 26%, ये फॉर्मूला लगाया गया है, ऐसा लग रहा है। तो बाकी के भी ये फॉर्मूला मैच कर रहे हैं। तो जितना फिगर आती है सरप्लस डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट, उसका आधा उन्होंने टैरिफ ठोक दिया। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा सरप्लस होगा उसके टैरिफ्स उतने ज़्यादा होंगे। पर सर इतना टैरिफ लगाया गया है तो इंडियन कंपनीज पे तो इम्पैक्ट होगा। तो सर अगर ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में देखें आज, तो इंडियन मार्केट्स तो उतना ज़्यादा नीचे आए ही नहीं। तो क्या चक्कर है सर इसका? हाँ, तो इसमें देखो क्या है, मैंने सवेरे भी एक छोटा वीडियो डाला था, उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको अगर हम उसका एक आकलन करें एज़ पर रिपोर्ट्स, $7 बिलियन का, $7 बिलियन का हमें लॉस होगा। अब खबरें ऐसी आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है और कई मीडिया आउटलेट्स पे ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी हद तक इंडियन गवर्नमेंट्स रेडी हैं टैरिफ्स को ड्रॉप करने के लिए। तो अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने जो टैरिफ्स से हमें जो इनकम आती है वो हम छोड़ने को रेडी हैं एज़ पर द सोर्सेस, अगर हम जो भी खबरें पढ़ रहे हैं। और इसका जो है करीब $23 बिलियन का हमें लॉस हो सकता है, बट हमारे एक्सपोर्ट्स बच जाएंगे। तो इसकी वजह से मार्केट्स, हमारे मार्केट्स इतने ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। तो इसके अंदर की कहानी अगर हम देखें क्या है, तो काफ़ी हद तक हम एग्री कर गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हमसे चाहते हैं, यानी कि टैरिफ्स को ड्रॉप करने के लिए। तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं मार्केट भी इस बात को मान रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो कल के दिन मार्केट में रैली हुई, ग्रीन में थे। आज भी मार्केट्स ठीक ठाक रहे, कई सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, बैंक भी ऊपर गए। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसी वजह से इसमें हमें इतनी रेजिलियंस देखने को मिल गई। और सर अगर बैंक निफ्टी को देखें आज हम, तो ये तो पूरा दिन ही ग्रीन ग्रीन रहा, तो ऐसा क्यों? 2-3 इश्यूज़ हैं देखो बैंक के। पहला तो देखो बैंक सेक्टर में टैरिफ्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इस रिस्क से तो वो हट गया। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर के गिरने की वजह क्या थी, तो लिक्विडिटी का क्रंच। मैंने पास्ट में कई बार आपके साथ शेयर किया है। और लिक्विडिटी के क्रंच को आरबीआई तरह तरह के मेजर्स से फिक्स कर रहा है। आज की डेट में हम लिक्विडिटी सरप्लस है बैंकिंग सिस्टम में,
ओके। ऑन टॉप ऑफ दैट सरप्लस होने के बावजूद भी अभी 80,000 करोड़ का OMO ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन जो होती है वो RBI करने वाला है, 80,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली जो बैंक्स के पास जो बॉन्ड्स वो होल्ड करते हैं, RBI उन बॉन्ड्स को खरीदेगा। तो जब बॉन्ड्स को खरीदेगा तो बदले में RBI पैसे देगा। तो इस तरीके से बैंकों में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होती है और बाद में उन्हीं बॉन्ड्स को बेचकर लिक्विडिटी फिर वो वापस भी लेगा। तो इस तरीके से 80,000 करोड़ का वो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। एक और ट्रिगर क्या है कि डिपॉजिट रेट्स में कट होने शुरू हो गए हैं। कई बैंक्स खास करके HDFC बैंक्स भी अब रेट्स में कटौती कर रहे हैं। तो ये भी बैंकों के लिए फ़ायदा है क्योंकि लोन के रेट तो नहीं ड्रॉप कर रहे, सेविंग्स के रेट जो पैसे उनको देने पड़ते हैं उसमें ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये उनको बेनिफिट है। इसके अलावा मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि रेट कट्स होंगे, लेकिन अब ये टैरिफ वैरिफ के चक्कर में क्या हो पाता है नहीं हो पाता है। मैंने आज एक खबर सुनी कि जो एसोकेम है नाम की जो एसोसिएशन इंडस्ट्री की, उन्होंने RBI को रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसे रेट्स मत कट करो, मतलब इतनी जल्दी मत करो। तो देखने वाली बात है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो गए नहीं हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मरीज़ को आप दवाइयाँ देते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। अब अगर उसकी बीमारी गहरी है, अगर तगड़ी बीमारी है, तो वो दवाई का असर उतना नहीं होगा। अब असर होगा कि नहीं होगा ये तो अब आने वाले टाइमों में ही हमें पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में काफ़ी पॉजिटिव्स है बैंकिंग सेक्टर के लिए। लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी बनी हुई हैं। ओके सर, टॉपिक चेंज करने से पहले ऑन अ फनी नोट, टैरिफ तो सर हर जगह पे लगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हर्ड एंड मैकडोनल्ड्स नाम का एक आइलैंड है जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, पेंगुइन्स रहते हैं सिर्फ, वहाँ पे भी 10% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो सर रशिया पे क्यों टैरिफ नहीं लगाया? देखो, इसके दो अलग अलग रीजंस हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। अनऑफिशियल की मैं बात नहीं करता, ऑफिशियल रीजंस क्या हैं। एक तो रशिया और अमेरिका का जो ट्रेड है वो ऐसे ही ऑल टाइम लो पर है। आज से 3 साल पहले अगर हम 2022 की बात करें तो करीब $35 बिलियन का उनका ट्रेड बनता था। आज की डेट में उसका 1/10 रह गया है, 3-3.5 बिलियन का होता है। तो ऐसे ही वो फिगर काफ़ी कम हो गई है। दूसरा जो उनका रिस्पांस है, जब US गवर्नमेंट से पूछा गया भाई रशिया पे क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो सैंक्शंस ऑलरेडी उनको कवर कर लेगा। ऐसे ही हमारे ट्रेड्स इतने कम हो रहे हैं तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इन्हीं वजह से नॉर्थ कोरिया पे भी नहीं लगाया गया है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और कुछ हद तक सेंस भी बनता है, लेकिन बात वही है कि आप दुनिया भर में अगर लगा रहे हैं जहाँ कंट्रीज़ में लोग भी नहीं रहते वहाँ पे आपने लगा दिए, तो इसे क्यों छोड़ दिया। अब उसका तो अनऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है, वो तो उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं। और बाय द वे सर, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आज मुझे दिखा मार्केट में कि सर फार्मा अप है और IT डाउन है। इसके क्या रीजंस हैं? दोनों की अलग अलग देखो कहानियाँ हैं। तो IT इंडस्ट्री आज IT सेक्टर निफ्टी IT इंडेक्स जो है करीब 3% से ज़्यादा डाउन रहा। ओके, और आई थिंक फार्मा वाज द टॉप गेनर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2% के करीब फार्मा अप रहा। दोनों की कहानियाँ अलग हैं। तो IT कंपनीज़ के केस में क्या हो रहा है कि अब ट्रंप ने टैरिफ लगा लिया। अब तक थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद लास्ट मिनट में कोई बदलाव हो जाए या थोड़ा टोन डाउन वर्जन आ जाए, यहाँ तो उन्होंने जम के लगा दिया। अब इतना टैरिफ लगाएंगे तो USA में महंगाई बढ़ेगी और रिसेशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी एस्टिमेट के हिसाब से इस साल के अंत तक 30 to 40% चांस है कि USA रिसेशन में जाएगा। अब ये जो इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड टैरिफ्स लगाए गए हैं वो संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
तो रिसेशन जाएगा तो आईटी सर्विसेज के कंपनीज को कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। हमने पास्ट में भी देखा है यही होता है। तो जब जब रिसेशन आता है इनके बिजनेस कम हो जाए, इनका बिजनेस ऑलरेडी कम हो रहा है। तो अब ये जो रिन्यूड एक रिसेशन का खतरा बन गया है, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। फार्मा की कहानी अलग है। फार्मा में अगर आप देखो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फार्मा में पिछले कई दिनों से रिकवरी हो रही है। 6 महीने में देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन 1 महीने में 6-7% से ज़्यादा फार्मा के स्टॉक चढ़ गए। तो वहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है? पहला कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर को हम पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो यूएसए में हर आदमी जो है दवाई खाता है, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी लॉबी है वहाँ के फार्मा और इंश्योरेंस की, तो वो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया। दूसरा, अगर आप देखो कि बाय द वे उन्होंने कहा है कि ये टेम्पररी वेव ऑफ है, परमानेंट नहीं है। बट अगर मान लो फ्यूचर में वो लगाते भी हैं तो भी काफ़ी हद तक हमारी कंपनीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, क्योंकि मार्जिन्स आर ह्यूज। व्हेन आई से मार्जिन, मतलब ऐसा नहीं कि सारा पैसा हमारी कंपनीज बना रही हैं। तो जो 1 रुपए की दवाई हमारी कंपनीज बेचती हैं वो यूएसए में दुकान में जाते जाते 10 गुना बढ़ जाती है। तो 1 रुपए में ही हमारी कंपनी ने माल बेचा, रिटेल जो खरीद रहा है 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये में खरीद रहा है। तो बीच में काफ़ी गैप है कि हम थोड़ा बहुत उसको जो प्राइस बढ़ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का। तो एक तो ये कंपनी चाहेगी तो वो कर लेगी। दूसरा, अगर हम देखें कि हम यूएसए से कितना दवाई खरीदते हैं, करीब 800 मिलियन की हम दवाई खरीदते हैं, और यूएसए को हम कितने की दवाई बेचते हैं? 8 बिलियन की, 10 गुना ज़्यादा हम दवाई बेचते हैं। तो हमारे जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज का एसोसिएशन है वो कह रहे हैं, हमारे सरकार को उन्होंने अप्रोच किया, बोला भाई ड्यूटी हटा दो, ड्यूटी हटा दो यूएस के उससे, तो हटा दोगे तो वो भी हटा देंगे। और हमारी सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई प्रॉब्लम होगी इसमें हटाने के लिए, तो वो हटा देंगे। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री जो है थोड़ा रिलैक्स मोड में इस वक्त है कि ठीक है यार, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। सर, कल मैंने पूछा था आपसे कि पोर्टफोलियो में आप कोई नया स्टॉक ऐड कर रहे हैं या नहीं, एंड यू सेड कि हमें 1-2 हफ्ते देखना है चीज़ें कहाँ जा रही हैं, उसके बाद वी विल डिसाइड। तो सर, आज अगर देखें मार्केट को, ग्लोबल और इंडियन, तो सर ये सवाल दोबारा पूछना बनता है सर। तो सर क्या आप इंक्लूड करने वाले हैं कोई नया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में? 99% चांसेस हैं कि कल या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विच इज़ मंडे में हम ऐड करेंगे। 1 ऐड करेंगे या 2 ऐड करेंगे, दैट वी हैव टू सी, बट 1 ऐड होगा कल या मंडे के बीच में, ये तो मैं कह सकता हूँ। टारगेट हमारा अगले कुछ दिनों में 3 ऐड करने का है, बट अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि बाकी 2 को हम कब करने वाले हैं। बट मोस्ट लाइकली हम अगले 8 से 10 दिन के अंदर 3 ऐड करने का कोशिश करेंगे। अगर कल भी मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तब तो तीनों आ जाएंगे, 1 तो हम हर हालत में करेंगे ही। ओके सर, नाम नहीं पूछेंगे आपसे स्टॉक्स का, बट सेक्टर्स के बारे में बता पाएंगे इनके? देखो, आप सबको पता है किस सेक्टर्स पे मैं बुलिश हूँ और किस पे मेरा व्यू बेयरिश, आप जानते हैं। तो जिन सेक्टर्स में मैं बुलिश हूँ उसी में से हम एक सेक्टर्स में के वन ऑफ द लीडिंग ब्लू चिप स्टॉक्स को पिक करने वाले हैं। तो सर ऑडियंस के सवाल पे आएंगे। अभिषेक अरोड़ा जी ने पूछा है कि सर प्लीज़ गिव सम शाइन्स ऑन इक्विटी, व्हाट टू डू नाउ, एनी वरीज फॉर देम, इफ़ नो वरीज फॉर इक्विटी, प्लीज़ लाइक दिस कमेंट, आई गॉट माय आंसर। ओके, देखिए, आप अगर मैं क्वेश्चन सही समझ में पाया तो आप ये जानना चाहते हैं कि इक्विटी में हम खरीदें या नहीं खरीदें। हाँ, यस। देखिए, ये मैं लगातार आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि आप स्टॉक्स कभी भी खरीद सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको सही प्राइस और सही वैल्यूएशंस पर मिले।
मैं इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करता कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, हमेशा इन्वेस्टेड रहो, हमेशा खरीदते रहो। ये कहानियाँ वही लोग बताते हैं जिनको ज़्यादा खरीदवाने से फ़ायदा होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और जितने भी आप बड़े इन्वेस्टर्स को देखोगे, फंड मैनेजर्स को देखोगे, वो ऐसा नहीं कि सवेरे उठे आके स्टॉक खरीद लिया। दे ऑल्सो टाइम द मार्केट। आप दो जिस इन्वेस्टर को आप अपना गुरु मानते हैं, वॉरेन बफेट, वो भी टाइम करता है। वो थोड़ी ना रोज़ सवेरे बैंक से पैसे निकालता है, स्टॉक खरीद लेता है। तो इस तरीके की जो बातें जो लोग करते हैं, आप मुझे लगता है कि थोड़ा उनका भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दे हैव लेस एक्सपीरियंस इन मार्केट, तो ऐसा बोलते हैं। बट आप टाइम मत करो। डोंट ट्राई टू कैच द बॉटम, डोंट ट्राई टू कैच द टॉप। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, दैट आई कैन एग्री। बट कम से कम ये तो देखो कि क्या स्टॉक आपको वैल्यू दे रहा है। इतना तो एक इन्वेस्टर को रिसर्च करना बनता है ना। अगर वैल्यू जोन पे है तो खरीदिए, आप कभी भी खरीदिए। तो किसी भी बेरिश से बेरिश मार्केट में, बुलिश से बुलिश मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू ग्रैब इट। आप देखो 2020 से लेकर अभी हम 2025 में हैं, 5 साल में हमने 3 पोर्टफोलियो दिए, हर मार्केट कंडीशंस में दिए। ऑल टाइम हाई पर भी दिए, ऑल टाइम लो पर भी दिए, करेक्शन पे भी दिए। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है और हमारा फोकस रहता है वैल्यू पे। वैल्यू दे रहा है तो हम ग्रैब करेंगे। जैसा कि हम पूछते हैं हर दिन, तो अगले कुछ दिन में मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? काफ़ी अप्स एंड डाउन देखो पिछले दिनों हुए। आज का मार्केट अगर आप देखो, सवेरे से आप ग्लोबल मार्केट्स को देखो, बट टैरिफ लगा दिया उन्होंने रात में, हमारे रात में लगाया, और सवेरे एशियन मार्केट्स खुले। निक्केई 3% डाउन, जापान का इंडेक्स। हैंगसेंग करीब 1.5% डाउन। कॉस्पी भी 1% के करीब डाउन रहा कोरिया का। इसके बाद हमारे मार्केट्स खुले, वो ग्रीन में रहे। निफ्टी थोड़ा नेगेटिव रहा, काफ़ी सेक्टर्स ग्रीन में रहे। बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त ऊपर ही रहा। इसके बाद यूरोप खुला, FTSE 1.5% डाउन, डैक्स 1.5% डाउन, CSE 2.7% डाउन। अब अमेरिका खुलने वाला है, वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो तो सारे मार्केट्स गिर रहे हैं, हमारे मार्केट्स उतने नहीं गिर रहे हैं। तो सारे मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? भाई सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया तो भाई उनका इम्पैक्ट होगा। हमारे मार्केट्स क्यों नहीं गिर रहे हैं? रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया। मोस्ट लाइकली हम टैरिफ्स ड्रॉप करेंगे फ्यूचर में, कुछ दिनों बाद हो सकता है। और ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स, EVs में ड्रॉप हो चुका है, सरकार ड्रॉप कर चुकी है। और सरकार का स्टेटमेंट भी आया है कि हमने काफ़ी टाइम से हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब हम नहीं करेंगे। उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में ऐसा बोला है। तो इस वजह से मार्केट्स यहाँ पे, यानी कि मार्केट को ये होप है कि हम टैरिफ्स ड्रॉप करेंगे और US से भी उसके मतलब हमारे फेवर में वो भी ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो ये तो फंडामेंटल्स की बात हो गई, न्यूज़ की बात हो गई। नाउ ये सब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि डेटा में दिख रहा है। कैसे? इतना पैनिक दुनिया में मचा हुआ है, इंडिया विक्स डाउन है, पहला क्लू। दूसरा क्लू, अगर आप ऑप्शंस मार्केट में देखेंगे तो आज पुट कॉल रेशियो में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियोज 1 से ऊपर चले गए हैं। कल 0.95 के आसपास था, वहाँ से जंप, अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ओके, नाउ क्या ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से है? दैट वी हैव टू सी। कल का डेटा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं ज़्यादा रीड नहीं करना चाहता। लेकिन ओवरऑल मैं सारा डेटा देखकर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मार्केट में आज के दिन बियरिशनेस नहीं लग रही है। मार्केट निफ्टी डाउन है, डेटा इज़ नॉट बेयरिश। अब आज एक्सपायरी हो गई, कल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, फ्रेश डेटा बनेगा, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन मैं आपसे कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में नेगेटिव नहीं लग रहा है। अब
ध्यान रहे कि हम लॉन्ग टर्म अगले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा संभव है कि हमें यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। कल का मूव देखिए, कल अगर सपोर्टिंग मूव आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा, और कल नहीं आता है तो हम ये मानेंगे कि ये एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए डेटा क्रिएट किया गया है।